इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनामिक्स में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है हीट। कल हमने वर्क किया था, तो वर्क में हमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन किया था फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस के लिए किया था। तो जो वर्क था बेसिकली, चाहे वो एक्सपेंशन का हो चाहे वो कंप्रेशन का हो, वो क्यों हो रहा था, ऐसा वर्क क्यों हो रहा था। बेसिकली वो हो रहा था कि जो गैस था उसका एक्सटर्नल प्रेशर जो उस पर पड़ रहा था और जो इंटरनल प्रेशर गैस का अपना था उसके बीच में डिफरेंस की वजह से, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई था तो गैस कंप्रेस हो रही थी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो था इंटरनल प्रेशर से तो गैस क्या हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी। जिस वजह से जो उसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सराउंडिंग का है और जो इंटरनल प्रेशर है वो सिस्टम गैस का है। तो सराउंडिंग और जो सिस्टम का प्रेशर का डिफरेंस था उसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। सिमिलरली अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, उस समय जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो हीट क्या है? इट इज मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लीजिए हमने कोई गैस ली हुई है, तो गैस हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब सराउंडिंग क्या है, जो उसका सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है। अब सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर हाई है और गैस का जो टेम्परेचर है वो लो है, सिस्टम का लो है सराउंडिंग का हाई है, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तब तक एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो जाता है। तो उस समय जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके किसी रिलेटिव को, आपके घर में ही फैमिली में किसी को फीवर हुआ हो, तो मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, वो आपके लिए सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं तो हमें जो है हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर लो होता है और उस आदमी का जिसको फीवर है उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो उसकी वजह से उसमें से जो है एनर्जी जो है एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है हमारी की तरफ, टेम्परेचर को बराबर करने के लिए। वो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से। और ये पाथ फंक्शन है, हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है, पाथ फंक्शन है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, ये पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम और जो सराउंडिंग है वो किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। फिर साइन कन्वेंशन, जैसे वर्क का आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि वर्क डन वाला सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव साइन, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव साइन। इसी तरह से अगर सिस्टम जो है एनर्जी गेन करता है, हीट अगर एनर्जी गेन करता है, अब्जॉर्ब करता है हीट, तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। और अगर सिस्टम एनर्जी लूज करता है, जहां हीट को इवॉल्व करता है, जहां एनर्जी का मतलब हीट है, तो उस समय हीट का साइन जो होता है क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो याद रखना है, हीट अब्सॉर्ब वाला सिस्टम या गेन्ड वाला सिस्टम हैज पॉजिटिव साइन, एंड हीट लॉस्ट वाला सिस्टम या इवॉल्व वाला सिस्टम हैज नेगेटिव साइन। फिर यूनिट आपको पता होना चाहिए, हीट के यूनिट क्या होते हैं। तो हीट के यूनिट जो है वो कैलोरीज होते हैं, कैलोरी में इसको मेजर करते हैं। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो हीट को हम एक्सप्रेस करते हैं जूल्स में। तो 1 कैलोरी किस बराबर होती है, जो हमने कल भी किया था, 4.184 जूल के बराबर होती है। तो कई बार आपको पूछा जाता है कैलोरी की डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज कैलोरी, क्या होती है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, अगर आपने पानी कितना ले लिया, 1 ग्राम पानी ले लिया, उसका टेम्परेचर कुछ होगा उस समय, मान लीजिए उसका टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 ग्राम पानी ले लिया, अब उसको आपने हीट किया, तो जैसे आप हीट करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो उसका टेम्परेचर 15 से कितना पहुंच जाता है, 16 डिग्री पहुंच जाता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम पानी का बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ी होगी, कितने जूल्स लगे होंगे, कितनी हीट लगी होगी, वो हीट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट देनी पड़ती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। तो 1 कैलोरी किस बराबर होता है,
amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. ये जनरली हम इन विसिनिटी ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं कि जो वाटर का पानी है उसका टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 15-20 के बीच में रखते हैं। तब उसमें जो हीट चाहिए होती है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम पानी लेके, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, कोई भी सिस्टम है अगर हमारे पास, उसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी होती है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी सबको ऐड कर दीजिए, जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं उन सब एनर्जी का सम ले लीजिए। वो जो एनर्जी होती है किसी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब अंदर। तो किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, ये सम है, सबको ऐड करना पड़ेगा, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैं एक सिस्टम हूं, तो मैं किसका बना हुआ हूं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केमिकल से ना बनी हो। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। आप किसी को भी उठा लीजिए तो हर चीज जो है वो किससे फॉर्म हुई है, केमिकल से बनी। जैसे मैं अभी किससे बना हूँ, केमिकल। जैसे मेरे सेल हैं बॉडी के, सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के बने होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं। उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स रहते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड क्या है, वो भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने हैं। अमीनो एसिड किसके बने हुए हैं, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पे पहुंच गए, एलिमेंट के एटम के ऊपर पहुंच गए। तो जैसे मेरे अंदर क्या है, केमिकल्स हैं, मैं केमिकल का बना हुआ हूँ। मेरे अंदर एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस भी होगा अगर एटम है तो सबकी एनर्जी ऐड करनी है। वो सब की एनर्जी जो होगी, अब मेरी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे होंगे, मैं खुद भी मूव करता हूं, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, जो मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, केमिकल की वजह से, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियस की वजह से, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की होती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेटरी एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो इनका एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सबका सम लेंगे तो जो एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। तो मोशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी और वाइब्रेशनल। रोटेशनल मोशन होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो हम बोलते हैं ये रोटेशनल मोशन है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे मैं यहाँ ऐसे चल रहा हूँ, तो दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे वाइब्रेटरी मोशन, जैसे आप ड्रम को क्या करो, बीट करो तो ड्रम जो है वो कभी आती है उसमें, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो है तो मोशन ही है, मूवमेंट ही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये 3 फॉर्म की एनर्जी का सम होती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेटरी एनर्जी और ट्रांसलेटरी एनर्जी। तो इन सब का सम जो होगा, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेटरी एनर्जी है, या रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, और हमारे पास कौन सी आएगी आगे, पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से या ई से लिखते हैं, याद रखना है। और ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। इसकी वैल्यू जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट क्या है सिस्टम की और फाइनल स्टेट क्या है सिस्टम की। तो यू या ई किसके बराबर होता है, ई प्लस ई एन प्लस ई सी प्लस ई वी आई वी प्लस ई आर ओ टी प्लस ई टी आर ए एन एस प्लस ई पी। तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ई एन क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ई सी क्या है, केमिकल एनर्जी है, ई वी आई वी क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, ई आर ओ टी क्या है, रोटेशनल एनर्जी है, ई ट्रांस क्या है, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ई पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो तीनों का सम कर दो, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो इन सब का सम जो होगा दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ये याद रखना आपने। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की निकालना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती इंटरनल एनर्जी की। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो सम है किसका,
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनका जो सम करके टोटल इंटरनल एनर्जी आती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी किस बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी सारी फॉर्म है एनर्जी की जिनका सम लेना पड़ता है। तो हर एक एनर्जी को एग्जैक्टली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। जब हर एक एनर्जी को हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो उनका सम भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ सकता। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी की डिटरमिन नहीं की जा सकती, मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो उनके बीच में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और उसको हम लिखते किससे हैं, जब हम इंटरनल एनर्जी को यू से लिखेंगे तो डेल्टा यू कहेंगे, अगर हम ई से लिखते हैं तो डेल्टा ई बोलेंगे। तो डेल्टा यू या डेल्टा ई जो है ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो ये एनर्जी में चेंज है जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। तो किस बराबर आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, यू टू माइनस यू वन, या डेल्टा ई क्या आएगा, ई टू माइनस ई वन। दोनों में से आप एक लिखिए, चाहे आप यू से लिख लीजिए चाहे आप ई से लिख लीजिए। मैं जनरली ई से लिखता हूं तो डेल्टा ई क्या आएगा, ई टू माइनस ई वन। फिर E2 और E1 क्या है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट में। E1 इनिशियल स्टेट में है और E2 क्या है, फाइनल स्टेट में है। इंटरनल एनर्जी जो होती है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे, उसमें कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी जो है अमाउंट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपने गैस ली है तो गैस की कितनी क्वांटिटी ली है, कितना आपने 2 ग्राम ली है, 10 ग्राम ली है, 20 ग्राम ली है, 50 ग्राम ली है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो मास के ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए इंटरनल एनर्जी जो होती है ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। साइन कन्वेंशन क्या होंगे इंटरनल एनर्जी के, अगर सिस्टम जो है एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है तो जाहिर सी बात है जो इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में होगी वो हायर होगी इनिशियल स्टेट से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई किस बराबर होता है, ये होता है E2 माइनस E1 के बराबर। तो फाइनल अगर ज्यादा है इनिशियल कम है तो E2 माइनस E1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा ई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। इसी तरह से अगर एनर्जी सिस्टम लूज करता है तो E2 लेस देन E1 होगा, तो डेल्टा ई का साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। यूनिट्स क्या इंटरनल एनर्जी के, एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट सेम ही रहेंगे, जूल्स या अर्ग्स ले सकते हो आप। फिर एक बात नोट रखनी है कि जो आइडल गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद रखना है कि जो आइडल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर सेम रखोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ये नोट रखना आपने। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसे एक्सपेंशन कर रहे थे हम पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ले रहे हैं आइडल गैस के लिए, उस समय डेल्टा ई क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। E2 और E1 क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो E2 माइनस E1 क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइडल गैस में आपको पता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, निग्लिजिबल लेते हैं। तो जब गैस को एक्सपेंड करना है, बेसिकली गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी, जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है जब गैस वर्क करेगी। तो वर्क कब करेगी, अगर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी तो एक्सपेंड करने के लिए गैस को वर्क करना पड़ेगा, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। पर हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ही नहीं है, ना के बराबर है आइडल गैस में। इसलिए गैस को काम नहीं करना पड़ेगा। जब गैस काम नहीं करेगी एक्सपैंड करने के लिए तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो कब चेंज होती है, जब अब गैस वर्क करे। वर्क भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म ही है। जब गैस वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, बट आइडल गैस के लिए उसको वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस समय चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडल गैस क्या आएगी, डेल्टा ई क्या आएगा, 0 आएगा। ये नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको कि फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस डेल्टा ई क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है आइडल गैस के लिए सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी।
तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आपके सिलेबस में जो है 3 ही लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीरोथ लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई 3 सिस्टम है, ए बी सी, हमारे पास 3 सिस्टम है। सिस्टम ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये लॉ कहता है कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और बी के बीच में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, टीई। बी और सी के बीच में भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब ए और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मान लीजिए हमारे पास ये 3 बॉडीज हैं, जैसे ये है, इसका टेम्परेचर हाई था, इसका टेम्परेचर लो था, ये आपस में ऐसे जुड़ गए। अब जिसका टेम्परेचर हाई होगा वहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी जिसमें लो होगा। जैसे मैंने फीवर वाली एग्जांपल दी थी आपको, तो एनर्जी यहां से ट्रांसफर होगी तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, एनर्जी तब भी ट्रांसफर होगी, जितनी इधर से होगी उतनी ही इधर से ट्रांसफर होगी, तो एक स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्ड बॉडी है, ये सी है, ये ए था, ये बी था, ये सी है। अब इसका टेम्परेचर लो है, अब इसका टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया, मान लीजिए इन दोनों का अब भी इससे हाई है, अब ये इसके कांटेक्ट में आ गया है, बट ये डायरेक्ट कांटेक्ट किसके बीच में है? बी के बीच में है। अब इसमें से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी ताकि इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो एक स्टेज आएगी जब इनमें दोनों में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। तो ये और ये आपस में क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। अब जब इसकी चेंज होगी, इसको फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। ए इसके इक्विलिब्रियम में है, ये इसके इक्विलिब्रियम में है, जी और जे दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, मान लीजिए ए जो है बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है। तो जनरली ऐसा होता है, ए और सी भी आपस में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, पर ऐसे में आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर ए और बी आपस में फ्रेंड हैं, बी और सी आपस में फ्रेंड हैं, तो नेचर सी बात है कि ए और सी भी आपस में दोस्त होंगे। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी के बीच में भी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखवाई नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, आपको समझा दिया मैंने। तो नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 लॉ जो हैं आगे वाले, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में कोई भी आपको इसमें से पूछ लेंगे। लॉ और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये डील करता है एनर्जी के साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ। सेकंड लॉ जो है ये डील करता है एंट्रोपी के साथ, जो हम आगे करेंगे एंट्रोपी क्या होती है। फिर थर्ड लॉ जो है ये दोनों के साथ डील करता है, एनर्जी और इंट्रॉपी दोनों को डील करता है, दोनों को मिला के जो है डील करेगा। तो वन बाय वन हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली ये प्योरली जो है हमारी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस्ड है, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, इनका कोई एविडेंस नहीं है थ्योरेटिकल। तो तो कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है, थ्योरेटिकल कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस नहीं है फर्स्ट लॉ के लिए। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या है। तो जो हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही जो लॉ है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ना एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वही लॉ है ये। तो इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या स्टेट करता है? एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जरूर है कि एनर्जी को एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ना एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे सन से एनर्जी आती है हमारे अर्थ के ऊपर पहुंचती है, तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे अर्थ है वो ऑब्जर्व करती है एनर्जी, वहां से जो सीड होंगे, जैसे जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है?
सन से आ रही है। आपको थोड़ा सिंपल सी मैं एनर्जी की जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो टाइम की लिमिट के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो आप बल्ब लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रहे हैं, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? बल्ब जब चलेगा तो लाइट एनर्जी में। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो गई। आपने फैन ऑन किया, फैन मूव करना शुरू कर देगा, फैन में लाइट तो नहीं आएगी ना, उसमें मोशन आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए आपकी, जो पहले बल्ब में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फैन में वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर आप घर में हीटर लगाया हुआ है तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिक यही है कि ये लॉ क्या कहता है, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की। ये जरूर हो सकता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जहां इसको हम दूसरी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बनता है यूनिवर्स। तो कहता है टोटल एनर्जी किसकी? यूनिवर्स की हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये जरूर है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर सिस्टम लूज करेगा तो सराउंडिंग गेन कर लेगा, अगर सिस्टम गेन करेगा तो सराउंडिंग को लूज करनी पड़ेगी, पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, सराउंडिंग के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है, तो उस सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो तीनों स्टेटमेंट है, ज्यादातर हम फर्स्ट वाले ये वाली या ये वाले यूज करते हैं, तो कोई भी आप लर्न कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑब्जर्वेशन जो सपोर्ट करती हैं फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी को, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी किसी फॉर्म में अगर एनर्जी डिसअपियर होती है तो ये देखा गया है उतनी एनर्जी किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो गई, बल्ब की जब लगाते हैं वही उतनी ही एनर्जी जो है वो फैन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उतनी ही एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो गई जब हीटर लगाया। तो जब एक फॉर्म में एनर्जी डिसअपियर हो रही है उतनी ही एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में अपीयर हो जाती है। तो ये एक सपोर्ट करता है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि एनर्जी ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। दूसरा कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर अ परपेचुअल मोशन मशीन। हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है परपेचुअल मोशन मशीन बनाना। परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जो बिना काम किए या बिना एनर्जी कंज्यूम किए लगातार काम करती रहे। तो ऐसी कोई मशीन आज तक हम बना नहीं पाए हैं। क्या कोई ऐसी मशीन है जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए चलती हो? अगर आपने कोई भी घर पे मशीन लगाई होगी, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो कूलर है, चाहे वो एसी है, आपको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देनी पड़ रही है। अपने आप कोई भी मशीन काम नहीं करती है जब तक आप उसको कोई एनर्जी ना दो। तो कोई भी हम ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं आज तक। ये भी किसको सपोर्ट करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये किसने दिया हुआ है? ये हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, 1847 में उसने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ए परपेचुअल मोशन मशीन, दैट इज ए मशीन व्हिच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। थर्ड जो है, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस लिख सकते हैं between heat and mechanical work, that is for every 4.184 joules of work done 1 calorie of heat is produced and vice versa। तो ये जूल ने देखा कि हीट और मैकेनिकल वर्क में क्या है? एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है। जब भी हम 4.184 जूल का काम करते हैं हमेशा 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम 1 कैलोरी ऑफ हीट यूज करेंगे तो कितना वर्क होता है? 4.184। तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंस भी यही शो करता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वैलिड है, उसकी वैलिडिटी को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम है उसकी एनर्जी जो होती है उसको चेंज करने के दो तरीके होते हैं। जहां तो हम उसको हीट सप्लाई करें,
जहाँ वो हमें हीट दे दे तो तब भी उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, जहाँ हम उस पर वर्क करें, जहाँ वो सिस्टम वर्क करे, तो दो चीजों से आप एनर्जी चेंज कर सकते हैं, जहाँ आप हीट देके, जहाँ उस पर वर्क करके, जो हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में यूज करने जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सिस्टम की अगर आपने इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, जहाँ सिंपली हम कहें एनर्जी चेंज करनी है, तो उसके दो मेथड हैं। जहाँ तो हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें, जहाँ सिस्टम जो है वो क्या करे, वर्क करे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1 है। ये हमने सिस्टम लिया, कोई गैस है जो पिस्टन लगाई हमने, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1 है। इसको हमने हीट सप्लाई की Q, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब जब ये हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, सिस्टम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की Q, हीट प्रोवाइड की, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी E1 प्लस Q। मान लीजिए गैस जो है इस हीट की वजह से वर्क करती है, वो कितना वर्क करती है, W। तो फाइनल स्टेट में इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E1 प्लस Q प्लस वर्क भी क्या है, एनर्जी है, वो भी सम हो जाए, ऐड हो जाएगा। तो E1 प्लस Q प्लस W जो है इसकी फाइनल स्टेट में एनर्जी आ जाएगी, इसको मान लेते हैं E2। तो इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट क्या आएगी, E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 प्लस Q प्लस W। तो E1 को इधर ले जाइए, E2 माइनस E1 क्या आ जाएगा, Q प्लस W। तो E2 माइनस E1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर आप U लिखते हो फिर डेल्टा U आएगा। तो मैंने शुरू में बोल दिया, आप इंटरनल एनर्जी को E से लिख सकते हैं या U से लिख सकते हैं। तो इसको नंबर दे दीजिए 1। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेयर डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर जो W यहाँ पर वर्क है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपने गैस का पढ़ा है, W इसका बोलता है माइनस पी डेल्टा बी आता है। तो इसमें से इक्वेशन यहाँ पे आप W की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस पी डेल्टा बी, तो डेल्टा E क्या आएगा, Q माइनस पी डेल्टा बी। Q यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा E उधर ले जाइए प्लस पी डेल्टा बी। तो इस तरह से भी आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है, फर्स्ट भी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आप ये जानते हैं, अगर हमारे पास आइडल गैस है, तो आइडल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अभी हमने पीछे किया कि जो आइडल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अगर ये एक्सपेंशन जो हो रही थी ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो डेल्टा E कितना आ जाता, डेल्टा E आ जाता आपका 0, क्योंकि आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या है, फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। तो अगर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही होती तो डेल्टा E कितना आता, 0। तो यहाँ से Q किस तरह आ जाता है, ये आ जाता है Q प्लस W क्या आ जाता है, 0। तो Q किस तरह आ जाता है, Q आ जाता माइनस W। इसका मतलब ये हुआ, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, हीट अब्सॉर्ब्ड वाला सिस्टम किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जितना हीट आप सप्लाई करोगे वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, का वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आइडल गैस के लिए Q किसके बराबर आता है, माइनस W के बराबर आएगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें ना हीट इवॉल्व होती है ना हीट अब्सॉर्ब होती है, तो Q किस तरह आ जाएगा, 0 के बराबर। तो उस केस में क्या आएगा, डेल्टा E किस तरह आएगा, W के बराबर आएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरह आएगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम आ जाएगी। तो ये आप छोटी छोटी बातें यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये करना है, डेल्टा E किस तरह होता है, Q प्लस W, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जहाँ आप ये रख सकते हो, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा बी, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल हम करेंगे लिमिटेशन फर्स्ट लॉ की और साथ में करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।